बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अगस्त 2023। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट की दुकान पर लगा ताला। सीबीएसई ने कहा ड्रेस और किताबें बेची तो मान्यता होगी रद्द। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत तो गर्जी कांग्रेस, अब आंधी बनकर के उतरेंगे राहुल गांधी। नीतीश कुमार को बिहार में हमने बनाया था मुख्यमंत्री, एनडीए सांसदों के बीच बोले पीएम मोदी। के पाठक ने चेताया नौकरी करनी है तो बच्चों को पढ़ाइए वरना बाहर करने में नहीं होगी देरी। कर्ज लेने में अररिया पूर्णिया के लोग सबसे आगे, जाने बिहार के किस जिले में सबसे कम कर्ज लेते हैं लोग। अब बिहार की सड़कों पर गंदगी फैलाने पर देना होगा जुर्माना, जाने कैसे, आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से। 10 सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को एडीबी से मिलेंगे 51,000 करोड़ रुपए, अब बिहार के सड़कें होंगे चकाचक। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई, पेशेवर प्रोफेशनल लेंगे कक्षाएं। बिहार में विकास योजनाओं को लेकर के सियासत, भाजपा और जदयू में क्रेडिट लेने में मची होर। यूपी नेपाल की बारिश से बिहार की नदियों में उफान, अब लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, केंद्र में जाना जरूरी है या फिर बिहार छोड़ना मजबूरी। 5 मिठाई दुकान से 2 क्विंटल पेड़ा चुरा करके ले गए चोर, बिहार में अनोखी चोरी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाईवे के पास खोले जाएंगे सत्कार केंद्र, नीतीश सरकार दे रही है फंड। अमृत भारत स्टेशन के तहत 42 करोड़ की लागत से किशनगंज रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्निर्माण, किशनगंज वासियों के लिए खुशखबरी। आई फ्लू का बढ़ता जा रहा है प्रकोप, कहीं आप भी ना हो जाए संक्रमित, अपने आंखों का रखें ख्याल। 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है टमाटर की कीमतें, आखिर वजह क्या है, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में एक लड़की से 2 लड़के करते थे प्यार, एक युवक अचानक हो गया गायब, फिर हुआ रूह कपा देने वाली घटना। बिहार में बीएड करना हुआ आसान, पढ़ाई करने के लिए 3 लाख रुपए देगी बिहार सरकार, आदेश हुआ जारी। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि मोदी सरनेम केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मिली सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की। राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के केस में मामले में दोषी ठहराया था, जब कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। जब इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ पहले सूरत की अपर कोर्ट में, फिर गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और वहां से उन्हें राहत मिल गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को खत्म कर दिया है, अब राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी की अब लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों के लिए पोशाक या फिर स्टेशनरी सामान या फिर और भी कोई भी चीज़ खरीदारी नहीं कर सकता है। जी हाँ,
यानी कि अब स्कूल सामान नहीं बेच सकता है, स्कूल का काम अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना रहेगा। यदि ऐसा किया तो उनके स्कूल का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्राइवेट स्कूलों को सीबीएसई ने फरमान जारी कर दिया है। कहा है कि अब स्कूल ना तो खुद इसे बेच पाएंगे और ना ही दुकान बताएंगे। सीबीएसई ने स्कूल में खुली दुकानों को भी हटाने का आदेश दे दिया है। यदि फिर भी कोई स्कूल ऐसा करता है तो फिर इस बात की जानकारी सीबीएसई को देने होंगे या सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया है कि स्कूल किसी भी सूरत में बच्चों या फिर अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अभिभावक अपनी मर्जी से जहां से किताब और फिर यूनिफॉर्म लेना चाहे ले सकते हैं। यह सूचना के अधिकार के तहत सीबीएसई बोर्ड ने अभिभावकों को ये जानकारी दी है। आपको बता दूं कि नए सत्र शुरू होते ही ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में दुकान लग जाती है। यहीं से किताब, यूनिफॉर्म, कॉपी, डायरी, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, स्टेशनरी सहित कई पाठ्य सामग्रियों को खरीदना अभिभावक की मजबूरी बन जाती है। स्कूल में दुकान से ना तो अभिभावकों को किसी तरह की छूट दी जाती है और न ही यहाँ के बेची जाने वाली सामग्रियों की क्वालिटी ही अच्छी होती है। अभिभावकों की भी मजबूरी होती है कि वे दूसरे जगह से इसे नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि सब कुछ स्कूल से ही खरीदने की बात कही जाती है। जहाँ अक्सर देखा जाता है कि स्कूल से मिलने वाली किताबों में जहाँ दाम लिखा रहता है वहाँ स्कूल वाले ज़्यादा मूल्य का स्टिकर लगा देते हैं, जिसे खरीदना अभिभावकों की मजबूरी रहती है। वे ऊंचे दाम पर इन किताबों को खरीद देते हैं। स्कूल ड्रेस के नाम पर भी ज़्यादा पैसा अभिभावकों से वसूला जाता है। इन स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सीबीएसई ने कमर कस ली है। अब यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा करता है तो फिर उनके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभिभावकों को ऐसे स्कूल की सूचना देने की बात कही गई है। उसने कहा कि उनका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत अभिभावकों ने सीबीएसई से इस संबंध में जानकारी मांगी थी और फिर कार्रवाई की मांग की थी। दोस्तों बात करेंगे कि किशनगंज रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी। जल्द ही किशनगंज रेलवे स्टेशन देश के बड़े महानगरों जैसे स्टेशन में शुमार हो जाएंगे। जहाँ इसके लिए अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 40 स्टेशनों का चयन किया गया है, जहाँ इनमें किशनगंज रेलवे स्टेशन भी शामिल है। जहाँ किशनगंज रेलवे स्टेशन को विशेष सुविधा मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन के तहत 42 करोड़ की लागत से किशनगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा। जहाँ इस स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य किए जाएंगे। 16 अगस्त को किशनगंज रेलवे स्टेशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री और फिर रेल मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इसके तहत किशनगंज रेलवे स्टेशन के बाहरी ढांचे को बदला जाएगा, जैसे और भी बेहतर बनाते हुए स्टेशन के स्वरूप को बदला जाएगा। इसके लिए 6 अगस्त के बाद से निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। स्टेशन में बुनियादी और फिर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस उपकरण लगाए जाएंगे। जब पुराने भवनों का ज़रूरत के हिसाब से फिर से निर्माण करवाया जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे प्लेटफॉर्म में शेड लगवाए जाएंगे। वेटिंग रूम का डेवलपमेंट किया जाएगा। जहाँ अमृत भारत योजना के तहत किशनगंज रेलवे स्टेशन में कई नई सुविधाएं मिलेगी जो पहले नहीं थी। यहाँ 12 मीटर का फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। जहाँ स्टेशन का आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण लाइट के साथ साथ किया जाएगा। ऑटो और फिर अन्य वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा स्टेशन परिसर में ही स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर रेलवे के कोच में रेस्टोरेंट खोले जाने की भी योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बैठकें कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के बिहार के सांसदों के साथ मीटिंग की। सूत्रों ने बताया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को जीत के मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और काम कीजिए, क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं बचा है। उन्होंने एनडीए की एकता, त्याग और अस्थायित्व का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए मतलब स्थिरता है। इसने देश की राजधानी को अस्थायित्व दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान 1967 से लेकर के अब तक के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कई बार बड़े लक्ष्य के लिए त्याग और कुर्बानी करनी पड़ती है। बीजेपी इसमें सदा तत्पर रही है। बीजेपी ने कई मौके पर इसके लिए त्याग किया है। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में सांसदों से कहा है कि लोगों को केंद्रीय योजना के बारे में जानकारी दीजिए या किस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है या इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा है कि एनडीए को मजबूत करने के लिए हमने क्षेत्रीय दलों को आगे किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की वापसी के बाद से हर जिले में बारिश अभी भी तेज नहीं हो रही है, लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार घट और बढ़ रहा है। जब बाढ़ के कारण कई इलाकों में कटाव की समस्या बढ़ गई है। नेपाल में हो रहे बारिश के से कोसी क्षेत्र के गांव में पानी फैलने लगा है। जब पशुपालकों की समस्या बढ़ने लगी है, वहीं सीमांचल क्षेत्र में गंगा, कोसी, बरंडी, कारी कोसी नदियों में उफान आ गया है।
यूपी में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। यह इसके साथ ही भागलपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। कल गंगा नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। गंगा के साथ साथ जिले के नवगछिया अनुमंडल से होकर के बहने वाली कोसी नदी का जलस्तर भी 18 सेंटीमीटर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग पटना के अनुसार 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर 31 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान यानी कि 33 मीटर से 2 मीटर कम है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए मदद मिलेगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटन विभाग बिहार के 23 राजमार्गों पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। खबर के अनुसार पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के तहत सत्कार केंद्र खोलने पर योजना का 50% या फिर अधिकतम 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति सुविधाओं और फिर जमीन की उपलब्धता के हिसाब से विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जब विभागीय वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in पर जाकर के इस योजना की पूरी जानकारी लें और फिर आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आने के बाद से बिहार के शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर शिक्षा विभाग में चल रही खींचतान भी जारी है। इस बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक संघ से वार्तालाप के लिए राजी हो गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक संघ से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। जहाँ इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। ये बैठक सीएम आवास पर 5 अगस्त को शाम 4 बजे से होगी। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ एवं महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जब शिक्षक संघ इस बैठक में अपनी बातें सरकार के सामने रखेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार और शिक्षक संघ के अलावा सीपीआईएम वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में शिक्षक संघों की विभिन्न मांगों पर सीएम नीतीश कुमार उनसे चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। या वहीं इससे पहले शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर के पटना में प्रदर्शन किया था। जहाँ इसके साथ ही शिक्षक संघ द्वारा घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम भी चलाया गया था। बिहार के शिक्षक संघों ने पहले से ही कहा रखा है कि सरकार जब तक पूर्व से सेवारत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं सरकार से बातचीत के लिए शिक्षक संघ ने पत्र लिख करके इसे जल्द करने की अपील की है। जहां साथ ही मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी शिक्षक संघों ने मुलाकात की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अरवल जिले के 4 सरकारी स्कूलों में आज शिक्षकों की सांसें अटक गई है। जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अरवल जिले के 4 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए केंद्र पहुंचे थे। के पाठक क्लासरूम में जाकर के छात्रों से फीडबैक लिया, रजिस्टर चेक किया और फिर शिक्षकों को चेतावनी दी, नौकरी करनी है तो फिर बच्चों को ठीक से पढ़ाइए वरना नौकरी से बाहर निकालने में कोई देरी नहीं होगी। जहाँ गुरुवार को अरवल के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को अचानक खबर दी गई कि के पाठक वहां पहुंच रहे हैं। के पाठक के आने की खबर पहले ही मिलते ही शिक्षकों और फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हरकंप मच गया। दरअसल के पाठक ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि सरकारी स्कूलों में गड़बड़ी पकड़ी गई तो न सिर्फ शिक्षक बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नपेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में परिवहन विभाग का कमान सीएम नीतीश कुमार के करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाली शीला मंडल के हाथों में है और वह इस विभाग को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। जहाँ मंत्री कभी कहती है कि विभाग में क्या हो रहा है फिलहाल मालूम नहीं है, तो कभी कहती है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसे में उनके इस बयान को लेकर के राजनीतिक पार्टियां तो सवाल करती ही रहती है, लेकिन आम लोग भी चिंतित हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक और अनोखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना में बारिश के कारण ट्रैफिक सिग्नल खराब हो रहा है और हर समय लाल बत्ती भी जलती रहती है। दरअसल बिहार सरकार के परिवहन मंत्री अपनी पार्टी जदयू की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान पत्रकारों ने सवाल किया और कहा कि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राजधानी पटना के कई ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए हैं, जो उनमें हर वक्त लाल बत्ती जलती रहती है। तो फिर इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम है ना, बारिश से ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जा रहा है, इसीलिए हर समय लाल बत्ती जलती रहती है। जहां गड़बड़ होगा तो फिर उसको देख लिया जाएगा, उसको दूर करवा लिया जाएगा, हम लोग देख लेंगे। वहीं पटना में एक व्यक्ति का कई बार चालान कट जाने के मामले में परिवहन मंत्री ने कहा है कि कैमरा लगा करके गलत नहीं किया जा रहा है। पहले चेकिंग होता था तो फिर लोग रूट बदल लेते थे, इसलिए आम जनता की हिफाजत के लिए कैमरा लगा दिया गया है और फिर चालान काटा जा रहा है। ये लोगों की हिफाजत के लिए, जनता की हिफाजत के लिए लगाया गया है। या वहीं मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान का कई बार चालान कट जाता है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अधिकारियों से
हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे। निषाद समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निषादों की बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में हम सब संकल्प लें कि जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे, जो नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। ये बातें संकल्प यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कही है। उन्होंने कहा है कि संघर्षों के बूते निषादों ने अपनी अलग पहचान बना ली है। ऐसे में ये साफ कर दूं कि हम जिनके साथ रहेंगे वे यूपी, बिहार और फिर झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। जिसका विरोध करेंगे वे 60 लोकसभा सीट हारेंगे। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि आरक्षण नहीं तो फिर गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो फिर वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि 2020 में मेरी वजह से नीतीश कुमार सीएम बने थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लंबे समय के बाद बैंकों के पास जमा अनुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है। बिहार का औसत साख जमा अनुपात 51% पर पहुंच गया है। अररिया की उपलब्धि शानदार है। अररिया ने किशनगंज को पीछे छोड़कर के दूसरे पायदान पर कब्जा जमा लिया है। जब वैसे भी कर्ज लेने के मामले में बिहार का सीमांचल आगे रहा है। जी हाँ, सीमांचल के जिलों का साख जमा अनुपात बिहार के साख जमा अनुपात से काफ़ी अधिक है। पूर्णिया और अररिया का सीडी अनुपात तो राष्ट्रीय औसत 78 से भी अधिक है। जहाँ इन दोनों जिलों का सीडी औसत क्रमश 87.99% और 82.15% है, जबकि बिहार का औसत सीडी अनुपात 51% है। जब वहीं मुंगेर, नालंदा, सारण, भोजपुर और जहानाबाद का सीडी अनुपात तो राज्य के औसत से भी कम है। इन जिलों को सीडी औसत 40% के करीब है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने सीमांचल में काफ़ी लोन बांटे हैं। यहाँ लोन बांटने वाले लोग रिपेमेंट में बिहार के दूसरे जिलों के वनस्पत अच्छे हैं। इस कारण एनपीए भी कम है। सबसे अधिक लोन लेने वाला जिला पूर्णिया का एनपीए महज 8.5% है, जबकि राज्य का औसत एनपीए 10.35% के करीब है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 85वीं और 86वीं संयुक्त बैठक 28 अगस्त को होगी। इसमें चौथे कृषि रोड मैप, साख जमा अनुपात, केसीसी और फिर प्राथमिक सेक्टर लोन पर जोर रहेगा। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार सरकार से निकल करके सामने आ रही है, जहां शिक्षा सचिव को बदल दिया गया है। यहाँ संजय कुमार की जगह बैजनाथ यादव को शिक्षा सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मोहम्मद सोहेल को सामान्य प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दिवेश सेहरा को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिवेश सहारा जो 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महादलित विकास मिशन पटना प्रबंधक निदेशक बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही मोहम्मद सोहेल जो 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि बैजनाथ यादव को 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से के पाठक सुर्खियों में हैं। जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वे एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहे हैं। बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले के एक्शन से राज्य के शिक्षक खौफ में जी रहे हैं। इस बीच के पाठक गुरुवार को अरवल के स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के 4 स्कूलों का निरीक्षण किया। के पाठक के आने की सूचना से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। के पाठक के दौरे को लेकर के शिक्षक और कर्मचारी काफी दबाव में दिखाई दिए। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अरवल सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय सकरी चौकी, मध्य विद्यालय रशीदपुर, जी हाई स्कूल अरवल और फिर बालिका उच्च विद्यालय में जाकर के रजिस्टर्ड जांच की। जांच के दौरान उन्होंने स्कूल प्रशासन के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां मिली है, इस पर उन्होंने शिक्षकों को जम करके फटकार लगाई है। के पाठक ने कहा कि जो शिक्षक जांच में अनुपस्थित पाए जाएंगे, न सिर्फ उनका वेतन काटा जाएगा बल्कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने विद्यालय प्रशासन को साफ सफाई, शौचालय, मिड डे मील और फिर पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने को निर्देश दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि खाद्य महंगाई में उछाल ने फिर से पॉलिसी मेकर्स को परेशान करना शुरू कर दिया है।
जहाँ हाल के दिनों में दाल, सब्जी और फलों की कीमतों में तेजी उछाल देखने को मिली है, जहाँ खास तौर से टमाटर जिसकी कीमत 250 रुपये किलो के पार पहुंच चुकी है। अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने जून 2023 के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में जून महीने में खाद्य महंगाई में आई उछाल को लेकर के केंद्र से लेकर के आरबीआई को आगाह किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जून महीने में मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा है कि मौसम से संबंधित दिक्कतों के चलते फलों, सब्जियों, दाल और फिर उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। जहाँ इसके चलते मई 2023 में जहां खाद्य महंगाई दर 3% पर था, वह बढ़कर के जून 2023 में 4.5% पर आ गया है। आरबीआई से लेकर के सरकार को खाद्य महंगाई में उछाल को लेकर के सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दोस्तों, पटना में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, लेकिन वहां के विधायक स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी विधायक को भगोड़ा करार देते हुए कहा कि वे डरपोक भगोड़े हैं। पहले मेरे पिताजी से डरते थे, आज हमसे डर के इस कार्यक्रम में नहीं आए। मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए थे, जहाँ आम जनता ने चुन करके उनको विधायक बनाया है। जहाँ विधायकी का उन्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, प्रतिनिधि को उपस्थित रहना चाहिए था। अरुण सिन्हा के द्वारा क्षेत्र की जनता के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। वही बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना के बारे में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम लोगों ने इसे कराने की मांग की थी, जिसे लेकर के कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। यहाँ तो बीजेपी हार गई है। 2024-25 में होने वाले चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, बल्कि पटना की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कैमरा न सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान काट रहे हैं, बल्कि पटना को गंदा करने वाले सड़क के दुश्मन को भी पहचान करके उनका चालान भी काटा जा रहा है। दरअसल इन दिनों पटना नगर निगम मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम चला रहे हैं। इस अभियान के तहत सड़क पर दुश्मनों की पहचान करके उन्हें चालान के रूप में सजा दी जा रही है। आपको बता दें कि महज 2 दिनों में कुल 200 सड़क दुश्मनों की पहचान की गई है। इसके साथ ही पटना की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर चीज पर नजर रख रही है। बुधवार तक पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड की टीम ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऐसे 200 सड़क दुश्मनों की पहचान की है। आपको बता दें कि इनमें ज्यादातर फुटपाथी दुकानदार है। जैसे ही वे सड़क पर गंदगी फैलाते हैं तो फिर उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जगह की पहचान करने के बाद नगर निगम की टीम गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति को चालान की कॉपी दे देती है, साथ ही सड़क दुश्मन का टैग भी दे देती है। वहीं सड़क किनारे ठेला पर छोला भटूरा चाट पकौड़ा खाने के बाद झूठी पत्तल या फिर प्लेट फेंकते ही नगर निगम के कर्मचारी जुर्माने की रसीद लेकर के पहुंच जा रहे थे। जब ये देख करके लोग भी हैरान हो गए। जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे गंदगी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्हें पूरी बात समझ में आई तो फिर वे लोग कहते हुए सिर पीटने लगे कि ऊपर वाले सब देख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की में 10 सड़क परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को एडीबी यानी कि एशियन विकास बैंक से 5100 करोड़ यानी कि 451 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज मिलेगा। जब बुधवार को बिहार राज्य पथ विकास निगम के साथ हुई बैठक में एडीबी ने बिहार को कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब एडीबी से कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल अभी एडीबी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है। जब बुधवार को टीम के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे के नेतृत्व में आए एक शिष्टमंडल ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अन्य विभागों के अलावा पथ विकास निगम के अधिकारी भी शामिल थे। निगम के अधिकारियों ने एडीबी के शिष्टमंडल को बताया है कि जनहित में राज्य की 10 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाना जरूरी है। कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के लिए 51 से 53 करोड़ की आवश्यकता है। अगर कर्ज के रूप में ये राशि मिल जाए तो फिर सड़क निर्माण में आसानी होगी, जिसका लाभ बिहार के लोगों को होगा। पथ विकास निगम के प्रस्ताव पर एडीबी के अधिकारियों ने सहमति जताई है, जहां साथ ही उन्हें कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया करने का सुझाव दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों के लिए जिस तरीके से कवायद हो रही है, उससे लगता है कि शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों का स्तर बदल करके रख देगा। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी माउस और कीबोर्ड पर हाथ चलाएंगे। अब प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर की क्लास ली जाएगी। इसके लिए तैयारियां करने का आदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया है। अब सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 20 कंप्यूटर और मध्य में 10-10 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र
समग्र शिक्षा की राशि में से बिहार के 10,000 प्राथमिक और मध्य स्कूलों में कंप्यूटर, लैपटॉप एवं ICT इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के आदेश बिहार शिक्षा परियोजना को दिया है। निर्देश में कहा गया है कि 15 अगस्त से इन विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाए। जब बिहार शिक्षा परियोजना यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिक मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए कंप्यूटर टैब सुविधा भी इसी योजना के तहत इंटीग्रेट तरीके से की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयागराज के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर कभी नीतीश कुमार के सबसे खास रहे और अब भाजपा नेता हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश बाबू बिहार का कौन सा मॉडल पेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध चरम पर है, बैंक लूट लिया जा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। RCP सिंह ने कहा है कि नीतीश बाबू ने उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि वे पिछले 5 सालों से कभी उत्तर प्रदेश गए हैं क्या। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि आप वहाँ जाइएगा तो क्या कहिएगा। RCP सिंह ने कहा है कि फूलपुर में किस चीज का माहौल बनाइएगा, वहां तो लोग पूछेगा ना। RCP सिंह ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके नीतीश कुमार से पूछा है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर कौन सा एजेंडे लेकर के जाएंगे। RCP सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े लूट और हत्या की घटनाएं हो रही है। कभी नीतीश के सबसे करीबी रहे RCP सिंह ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वहां कोई गलती से EVM बटन दबा दिया, बस उतना ही वोट आया। RCP सिंह ने कहा है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है फूल, हिंदी में इसका मतलब होता है मूर्ख। फूलपुर के लोग अब नीतीश कुमार को यही बनाएंगे, इसलिए इनके नेता जो पतंगबाजी कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना की अनुमति दिए जाने के बाद बिहार के ट्रांसजेंडर समुदाय को उम्मीद है कि इस अभ्यास में थर्ड जेंडर को एक जाति के रूप में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और बिहार के गैर सरकारी संगठन दोस्ताना सफर की संस्थापक सचिव रेशमा प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की अगली सुनवाई के दिन 10 अगस्त को उनकी चिंताओं के निराकरण की दिशा में अदालत द्वारा विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कि यही प्रसाद ने ही जाति आधारित जनगणना के फॉर्मेट में थर्ड जेंडर को एक अलग जाति के रूप में शामिल किए जाने के विरोध ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। जब बिहार के अंदर सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार ने बेहतर किया है। विकास योजनाओं को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। प्रतिस्पर्धा में भाजपा और जदयू आगे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और फिर राजनीतिक दल विकास योजना को लेकर के श्रेय लेना चाहती है। जब विकास की सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड ने तो उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर सिरापट्टन में केंद्र और फिर राज्य का अंश भी लिखवाना शुरू कर दिया है। जहां जदयू के राजनीति से निपटने के लिए भाजपा ने भी तैयारियां कर ली है। भाजपा केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाना चाहती है। तमाम विभागों द्वारा किए गए कार्यों को भाजपा इकट्ठा कर चुकी है। जब विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना भी शुरू कर दिया है। जब बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी भाजपा नेता जन जन तक पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में चुनाव लड़ने के लायक तो रहे नहीं, अब इसीलिए यूपी के फूलपुर भाग रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश में कौन चिन रहा है, कौन पहचानता है, और नीतीश कुमार क्या बताएंगे वहाँ जा कर के। बिहार में तो बस चोरी डकैती यही सब बिहार में भी बढ़ गया है। बताएंगे कि मैं उस बिहार से आया हूँ जो उत्तर प्रदेश में अपराधी को या तो जेल में रहना होता है, नहीं तो फिर ज़मीन के नीचे रहना होता है। जहाँ उस प्रदेश में जाकर के ये क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यूपी जाकर के क्या ये साबित करेंगे कि मैं उस बिहार से आता हूँ जहाँ बालू माफिया है, शराब माफिया है, गुंडागर्दी है, जहाँ उस बिहार का मैं मुखिया हूँ। अगर नीतीश कुमार में दम है तो फिर बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ करके दिखा दें। भाजपा का एक समान कार्यकर्ता भी उनको चुनाव में हराने में सक्षम है। नीतीश कुमार देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़े, उनका जमानत जब्त होना तय है। उन्होंने कहा है कि लव कुश समाज ये समझ चुका है कि नीतीश कुमार किसी के हितकारी नहीं है। नीतीश कुमार के पास वोटर कहाँ है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जदयू वाले भाजपा पर कोर्ट को मैनेज करने का आरोप लगाते थे। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। अगर कोर्ट को मैनेज किया जा सकता है तो फिर जातिगत जनगणना तो भाजपा की वजह से ही हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में एक अनोखी चोरी हुई है। यहाँ चोर दुकान में चोरी करके न सिर्फ नकदी और कीमती सामान ले गए, बल्कि मिठाई की दुकान में रखे पैरों पर भी हाथ साफ कर दिया। दरअसल मंगलवार रात जिले के खैरा थाना क्षेत्र के धनवेरिया चौक में
चोरी की भीषण वारदात सामने आई है। यहाँ चोरों ने आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों में चोरी करके लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली, जब साथ ही नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। जहाँ इतना ही नहीं, चोर 5 दुकानों से करीब 2 क्विंटल पेड़ा और फिर खोवा चुरा करके ले गए। घटना के बाद दुकानदारों ने खैरा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अब बिहार सरकार भी अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के जमुई नगर परिषद क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बार नगर परिषद क्षेत्र से बाहर भी जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके तहत 1-2 नहीं बल्कि 64 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई जमुई के खैरा अंचल क्षेत्र के डुमरकोला गाँव में होनी है, जब गाँव में सड़क के अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान चलेगा। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अंचल अधिकारी श्रीराम उराव ने बताया है कि खैरा अंचल क्षेत्र के डुमरकोला गांव में ग्रामीणों द्वारा सड़क के अतिक्रमण को लेकर के साल 2017-18 में उसी गांव के श्याम सुंदर यादव नामक व्यक्ति ने मामला उठाया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद मामले में फैसला आया है, जिसमें उन सभी घरों को तोड़ करके सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के मामले बिहार में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आई फ्लू एक किस्म का इन्फेक्शन है। आंखों में लालपन और फिर दर्द हो सकता है। अगर तेज दर्द होता है, रोशनी से परेशानी होती है और फिर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो फिर समझ जाइए कि आंख किसी तरीके के इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। कंजक्टिवाइटिस के मामले काफ़ी तेजी के साथ बिहार में बढ़ रहे हैं। शहर से लेकर के गाँव तक लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ भी लोग रहते हैं, सभी इसके चपेट में आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे इससे ग्रसित हो रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस को सामान्य शब्दों में आई फ्लू या फिर आंख आना कहा जाता है। ये एक संक्रमण है जो कंजक्टिवा में सूजन आने के कारण होता है। बरसात के मौसम में आई फ्लू का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम में नमी के कारण वायरस, बैक्टीरिया और फिर एलर्जी बढ़ने लगती है। कंजक्टिवाइटिस में आंखों का सफ़ेद हिस्सा गुलाबी या फिर लाल दिखने लगता है, इसीलिए इसको पिंक या सामान्य लोगों की भाषा में कहे तो फिर आंख आना के नाम से भी जाना जाता है। आंखों में खुजली, सूजन, जलन, आंखों का लाल होना, रोशनी में दिक्कत, आंख से सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलना आदि इस आई फ्लू के लक्षण हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू किसी ऐसी चीज से संपर्क में आने की वजह से जिससे आपको एलर्जी है, जैसे धूल के कण, पालतू जानवरों के फर या फिर कुछ दवाओं से हो सकता है। यह ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है जो पहले से इसका शिकार हो। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। थोक व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतें 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना है और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही है। जब कृषि उपज विपणन समिति के सदस्यों कौशिक ने कहा है कि सब्जी के थोक विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च और फिर अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि थोक बाजार में टमाटर की कीमतें 160 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 220 रुपये प्रति किलो हो गई है, जिसके कारण खुदरा कीमतें भी बढ़ सकती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर की कीमतें 1 महीने से अधिक समय से दबाव में है। आजादपुर मंडी की थोक विक्रेता संजय भगत ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और फिर भारी बारिश के कारण सब्जियों के परिवहन में काफ़ी कठिनाइयां हो रही है, जहां उत्पादकों से सब्जियों के निर्यात में सामान्य से 6 से 8 घंटे के अधिक लग रहे हैं, जिसके कारण टमाटर की कीमत लगभग 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।